Welcome students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about product design. Product design का मतलब क्या होता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन को, कैसे कैसे हम प्लान करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक स्पेस प्लानिंग का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट डिजाइन देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब क्या होता है। Product design is commonly defined as the holistic approach for building a new product from start to finish. प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब क्या है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं XYZ, कुछ भी आप प्रोडक्ट ले लो, जब भी हम उसको डिजाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से फिनिश तक कैसे बना रहे हैं। सपोज करो मैं फूड की बात करूं, अगर मैं कोई फूड बना रही हूँ, कोई खाना बना रही हूँ, तो मैं उसको कहाँ से स्टार्ट करूंगी, फ्रॉम द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से स्टार्ट करूंगी और एंड कहाँ करूंगी, पैकेजिंग और स्टोरेज पे। ठीक है, या फिर अगर आप बाहर कहीं पहुंचवा रहे हो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन या कंज्यूमर तक जब वो पहुंच रहा है। बट अगर आप उसको अभी स्टोर करके रख रहे हो तो उसका फिनिश क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो हमें ये दोनों चीज हमेशा माइंड में रखनी है जब भी हम कोई प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है और फिनिश में क्या देखना है। तो मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग क्या था, रॉ मटेरियल था, और लास्ट में क्या है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, क्या हमें दिमाग में रखना है, जब भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारा रॉ मटेरियल क्या है, कैसे हम उसको आइडियाज को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हम उसको बना रहे हैं, क्या क्या इनोवेशन कर रहे हैं। तो ये सारा आता है प्रोडक्ट डिजाइन में। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल टू द कस्टमर। हमें क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइन है मैनी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन सच एज मेडिकल डिवाइस, टेबल वायर, ज्वेलरी, फूड प्रिजर्वेशन अप्लायंसेस, स्पोर्ट्स एंड लेजर फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये सारा क्या होता है, प्रोडक्ट डिजाइन में आता है। ये अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि कोई भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट ले सकते हो। जैसे अगर आप मेडिकल डिवाइस बना रहे हो तो मेडिकल डिवाइस में सपोज करो मैंने थर्मामीटर बनाया। जब मैं थर्मामीटर को डिजाइन कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैं पहले ये सोचूं कि वो बनता किससे है, उसका रॉ मटेरियल देखो। रॉ मटेरियल देखने के बाद उसको देखो कि उसमें कितना अंदर का स्पेस है, क्या उसमें मरकरी कैसे डालना है, क्या उसमें स्पेसिंग करनी है, कैसे नंबरिंग करनी है, कैसे टेम्परेचर मेंशन करना है। तो ये क्या करा, मैंने एक आइडिया ले लिया, इस आइडिया को एनालाइज किया। आइडिया को एनालाइज करने के बाद मैं इसको इनोवेट करूंगी, इनोवेशन करूंगी। देन फिर से हम जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा मैं उसका इवेल्युएशन करूंगी। ठीक है, इवेल्युएशन के बाद हम क्या करेंगे, उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। तो ये सारे जितने भी पैरामीटर्स आते हैं दैट कम अंडर द प्रोडक्ट डिजाइन। चाहे आप उसमें मेडिकल डिवाइस बनाओ, चाहे आप ज्वेलरी बनाओ, चाहे फूड बनाओ कोई, चाहे कोई अप्लायंसेस बनाओ, ठीक है, या फर्नीचर बनाओ, तो ये सभी आता है प्रोडक्ट डिजाइन में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जब एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन पूछ लिया, कोई भी असर्शन रीजन टाइप में कोई क्वेश्चन आ गया, या मैच द फॉलोइंग में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको PYQs जो है वो कराने वाली हूँ आने वाले सेशन में। Now there are some essential requirement for a good product design in order to achieve customer satisfaction। तो जब भी आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो वो कैसे देखना है भाई, आप क्या करते हो एंड में, चाहे आप फूड बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो आप क्या देखते हो, एंड में कस्टमर के रिव्यूज देखते हो। ठीक है, आप कोई खाना लेते हो रेस्टोरेंट में तो लास्ट में रिव्यूज देके जाते हो। तो रिव्यूज से क्या होता है, कस्टमर जो है पता चलता है कि सेटिस्फाई हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इस सबसे पहले क्या है, हमें जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने, जरूरी नहीं है फूड का ही डिजाइन कर रहे हैं, कोई मेडिकल डिवाइस हो गया या कोई ज्वेलरी हो गई या कुछ भी XYZ, या आप कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो तो उसमें क्या देखना है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कितनी है, कस्टमर सेटिस्फाई है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट शुड फंक्शन करेक्टली। जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपका फंक्शन करना चाहिए। जैसे मैंने आपका खाना बनाया, फूड बनाया, अब उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा। जब उसमें टेस्ट नहीं आ रहा तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, अच्छा रिव्यू नहीं देकर जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए हमें क्या बनाना है, जैसे अगर खाना बनाना है तो वो क्या होना चाहिए, बहुत टेस्टी होना चाहिए, कस्टमर्स को मेनली सेटिस्फाई होना चाहिए, उनकी भूख सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनको बेसिकली अच्छा लगना चाहिए। तो इस केस में क्या है, जो आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो स्पेस प्लान हो, चाहे उसमें आप फर्नीचर डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप उसमें मेडिकल डिवाइसेस को डिजाइन कर रहे हो,
तो वो फंक्शन अच्छे से करना चाहिए। जैसे आपने क्या करा, थर्मोमीटर बनाया या स्टेथोस्कोप बनाया, खराब बना दिया, कस्टमर को सेल कर दिया, कस्टमर क्या करेगा, अच्छे रिव्यू नहीं देगा ना। तो इसी तरीके से क्या है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो अच्छे से फंक्शन जरूर करना चाहिए। इट शुड हैव डिजायर्ड डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए। मतलब यूं ऐसा ना हो कि आप सामान खरीद के ला रहे हो और वो 2 दिन बाद खराब हो जाए। ठीक है, आपने थर्मामीटर लिया, 2 दिन बाद खराब हो गया, तो फिर क्या हुआ, रिलायबल हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जब हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसका रिलायबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड हैव प्लीजेंट अपीयरेंस, वो अच्छा भी दिखना चाहिए। अगर कोई चीज गंदी दिखती है तो हम वैसे ही परचेज नहीं करते, तो इसलिए अच्छा उसका अपीयरेंस आना चाहिए प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त। कलर एंड सरफेस फिनिश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सबसे अच्छा वही है, जितना ज्यादा कलर करोगे अट्रैक्टिव दिखेगा कलर से। ब्लैक एंड व्हाइट तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए कलरफुल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए और उसको परचेज कर ले। प्रोडक्ट डिजाइन शुड बी सच दैट इट इजी टू अचीव एक्सेसिबिलिटी फॉर द सर्विसेज, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड पोसेस डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे थर्मामीटर की अगेन हम बात करते हैं, आपने बना तो दिया, अच्छा भी दिख रहा है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो, बट अगर वो एक्यूरेट रीडिंग ही नहीं दे रहा है तो उस प्रोडक्ट डिजाइन का फायदा क्या हुआ। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हो वो इस तरीके से बनाओ कि वो एक्यूरेट, एटलीस्ट आपका एक्यूरेट रिजल्ट बताए। इट शुड सफिशिएंटली रग्ड टू विथस्टैंड ऑल बट एक्सेप्शनली रफ हैंडलिंग, रफ हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उसको, ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कांच लगा दिया उसमें गिरते ही, मतलब कांच तो गिरते ही टूट जाएगा, बट उसमें मैक्सिमम जो है आपको अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट यूज करने हैं। इट शुड बी रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट से कंपेयर करते हो ना, जैसे मान लो आप मार्केट जाओ तो मार्केट में क्या है, एक शॉपकीपर आपको 25 रुपए का दे रहा है, एक कोई सामान एक 20 रुपए का दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप 20 रुपए वाले पे जाओगे। तो उसी केस में क्या है, मार्केट की डिमांड को देखते हुए और मार्केट की इकोनॉमी को देखते हुए अपने को कैसा डिजाइन करना है ताकि आपका रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को अच्छा भी लगे और कस्टमर जो है वो किसी और को भी बताए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, मैंने एक रीजनेबल प्राइस पे अच्छी डिशेज उनको बना के दी, तो वो और लोगों को बुलाएंगे, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, फैमिली मेंबर्स को लेकर आएंगे, तो उससे क्या होगा, मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मेरी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। कैसे, मतलब मेरे को तो अच्छा कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है, कस्टमर और आ रहे हैं, कॉस्ट अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने रीजनेबल प्राइस पे उनको सेटिस्फाई भी कर दिया, कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट भी दिया, और मेरी मार्केट वैल्यू भी क्या हो गई, एनहांस हो गई। तो ये सब आता है प्रोडक्ट डिजाइन में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जब भी हम डिजाइन बनाते हैं सबसे पहले हम थिंकिंग करते हैं, ठीक है, सोचते हैं उस डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन थिंकिंग इज अ मेथडोलॉजी दैट एम्स टू टैकल हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, थिंक करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, कि हमें किस तरह से इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस फोस्टर्स एन आउटसाइड अप्रोच बॉक्स with great emphasis on creativity, innovation and the need of the users। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कस्टमर की नीड्स को देखते हैं। तो कस्टमर की नीड्स देखते हैं हम सबसे पहले। नेक्स्ट उसको कैसे इनोवेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, ये सब हम पढ़ते हैं, कैसे उस पर क्रिएटिविटी करनी है। तो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इज ऑल अबाउट द आउटकम्स। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में क्या है, आउटकम कैसा आ रहा है। So it provides a non-linear series of steps that one can follow up with innovation, ठीक है, actionable ideas and solution। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो डिजायरेबल होना चाहिए यूजर्स के लिए, और जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो फीजिबल होनी चाहिए, मतलब इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये आता है प्रोडक्ट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस, इसकी कुछ स्टेज होती है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर होती है एम्फेसाइज। जब भी हम कोई भी आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचोगे, सोचने के बाद ही तो डिजाइन करोगे ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्फेथाइज मतलब in this stage one has to gain an empathic understanding of the problem trying to solve। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका पहले सोल्यूशन निकालोगे, उसको एम्फेसाइज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पैथेसाइज में क्या है,
आप पहले उस प्रॉब्लम को देखोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक्सपर्ट से कंसल्ट करोगे, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। उसको ऑब्जर्व करोगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें एंगेज रहना है और लोगों की नीड्स को समझना है, लोगों को जो आपको समझा रहे हैं उनको समझना है, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना है, उनसे मोटिवेशन लेना है, ताकि एक अच्छा जो है प्रोडक्ट आप बना सको। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो इस स्टेज में क्या होता है, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना चाहिए, ठीक है, और कैसे हम मार्केट में जा सकते हैं, कैसे हम मार्केट में उतर सकते हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। दिस हेल्प टू गेन योर डीपर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व। एम्पैथी इज क्रूशियल टू ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन प्रोसेस सच एज डिजाइन thinking. Now, empathy allows design thinkers to set aside their own assumption about the world in order to gain insight into user and their need. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कस्टमर होंगे उनकी नीड्स को ही देखते क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग यहाँ पर करनी चाहिए और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व होती जाए। जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करोगे उतना जल्दी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज हो गई एम्फेसाइज। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड स्टेज है डिफाइन। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, ठीक है। The problem at this stage, you put together the information you created during the empathize stage. This is where you analyze your observation and synthesize them in order to define the core problems that you identify. मतलब जो आपको प्रॉब्लम आपको दिखी है उस प्रॉब्लम को क्या करना है, डिफाइन आपको यहाँ पर करना है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसको आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन द प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन अ ह्यूमन सेंटर्ड मैनर। एक अच्छे तरीके से अपनी बात रखनी है, अपनी प्रॉब्लम को बताना है, उसको डिफाइन करना है। डिफाइन स्टेज विल हेल्प द डिजाइनर गैदर आइडियाज टू एस्टेब्लिश फीचर्स। जैसे मान लो मेरे पास कोई इंटीरियर डिजाइनर वाला आया, मेरे को मैंने उसको बताया कि मुझे इस तरीके से घर जो है बनाना है या इस तरीके से मेरे को मेरा इंटीरियर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अपने आइडियाज उसको बताऊंगी, ठीक है, अपने आइडियाज बताऊंगी। अगर मेरे आइडियाज गलत लगे उसको, कैसे गलत लगे, मैंने बोला मुझे रेड कलर का पेंट चाहिए, उसने बोला नहीं रेड अच्छा नहीं लगेगा, पिंक अच्छा लगेगा, येलो अच्छा लगेगा, ब्लू अच्छा लगेगा। तो उस केस में क्या है, मेरे को प्रॉब्लम हुई, मतलब मेरा कलर जो मैंने चूज किया वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया उस डिजाइनर ने, क्योंकि उसको पता है कि क्या चीज अच्छी है। तो मैंने उससे इंफॉर्मेशन गैदर करी, ठीक है, मैंने उसको एनालाइज करा, मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, उसका एक्सपीरियंस नोटिस करा और फिर मैं क्या करा, उसको समझा, फिर आइडियाज को इनोवेट किया, दूसरे आइडियाज को इनोवेट किया हमने साथ में मिलकर। तो इसी तरीके से क्या है, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। जब भी हम जैसे डिजाइनिंग, जो डिजाइनर्स होते हैं अपने, हम उनको प्रॉब्लम्स बताते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको बताते हैं, अपने आइडियाज को डिफाइन बेसिकली यहाँ पर करते हैं। At very least allow user to resolve issues themselves with the minimum of the difficulty। जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं जो उस स्पेस को यूटिलाइज करेंगे वो ही क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जो है हम वहीं पे उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर देते हैं। इन द डिफाइंड स्टेज यू विल स्टार्ट टू प्रोग्रेस टू द थर्ड स्टेज आइडिएट बाय आस्किंग क्वेश्चन विच कैन यू लुक टू द फॉर द आइडियाज एंड सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले एम्फेसाइज करा, ठीक है, हमने प्रॉब्लम को देखा, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करा, देन यहाँ पे आइडिएट। यहाँ पे क्या करते हैं आइडिएट में, ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के ही पार्ट है ये, ठीक है, जब आप डिजाइन एक सोच रहे हो उस प्रोसेस के पार्ट है, जो कि आपसे अरेंज द फॉलोइंग, आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है, एम्फेसाइज, नेक्स्ट डिफाइन, थर्ड स्टेज होती है आइडिएट। तो ये स्टेजेस से जनरली स्टेजेस को अरेंज करना आ सकता है। तो आइडिएट में क्या करोगे आप, द डिजाइनर्स आर ऑलरेडी रेडी टू स्टार्ट जनरेटिंग आइडियाज। तो वहां पे क्या होता है, आइडिया जनरेशन। तो आइडिएट में हम क्या करते हैं, जैसे आपने प्रॉब्लम बताई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, देन आपने क्या करा, आइडिया को जनरेट किया, तो इसमें आता है आइडिया जनरेशन। द आइडिएशन फेज इज अ जजमेंट फ्री जोन where group is encouraged to venture away from the norm to explore new angles and to think outside the box। तो यहाँ पर क्या है, नए नए आइडियाज आप
जनरेट करते हो, एक बॉक्स से हट के आप सोचते हो। यहाँ पर क्या है, कोई भी जजमेंट नहीं होता किसी भी तरीके का। अगर आप अपने लोगों को आइडियाज बता रहे हो तो वहां पर सामने वाला कोई जज नहीं करेगा। वहां पर इंस्टेड ऑफ जजिंग यू, वो आपको नए आइडियाज देंगे, नई इंफॉर्मेशन देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आपने प्रॉब्लम तो डिफाइन करी है ना, प्रॉब्लम डिफाइन कर दी तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो वहां पर आइडियाज जनरेट होंगे और उस आइडिया से वहां पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज आती है प्रोटोटाइप। इस प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, इन द फोर्थ स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस यू विल टर्न डाउन योर आइडियाज फ्रॉम स्टेज 3 इनटू द प्रोटोटाइप। यहाँ पे प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, एक आपको सैंपल बनाना, ठीक है। जैसे द प्रोटोटाइप स्टेज टर्न योर आइडियाज इनटू समथिंग टैंक विच कैन बी टेस्टेड ऑन रियल यूजर्स। जो आपका आइडिया आ रहा है उसको जनरेट करना, पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। इट अलाउ यू टू गैदर फीडबैक बिफोर यू गो अहेड एंड डेवलप द होल प्रोडक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप मतलब आपने एक सैंपल बना के देखा, ठीक है। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैंने खाने का पहले सैंपल बना के देखा, उसकी सेंसरी करी, लोगों से उसका रिव्यूज लिए, जो आसपास की टीम वाले हुए उनसे रिव्यूज लिए, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने उससे क्या करा, रिव्यूज लिए। रिव्यूज लेने के बाद फर्दर मैंने उस पर काम करना शुरू करा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। दिस एंश्योर दैट फाइनल डिसीजन एक्चुअली सॉल्व द यूजर प्रॉब्लम, दस दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज होती है जिसमें हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, एम्फेथसाइज। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज कौन सी थी हमारे पास, आइडिएट, और उससे पहले कौन सी थी यहाँ पर, डिफाइन। हमने क्या किया था, प्रॉब्लम को डिफाइन किया था। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे आ गई आइडिएट, जिसमें आइडिया जनरेशन हुआ था, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला था। फिर हमने क्या किया, प्रोटोटाइप, मतलब एक सैंपल बना के देखा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो आइडिया हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके रिव्यूज लिए। देन यहाँ पे स्टेज आती है, ये जो चारों स्टेज है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। कब पूछी जाती है, जब डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आता है तो उसमें आता है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस में, तो ऐसे आपको सीक्वेंस में लगाना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जब हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। इट पुशेस यू टू डिफाइन द प्रॉब्लम स्पेस, हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और आगे फ्यूचर के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। It brings multidisciplinary teams together, break down silos and encourages people to collaborate and challenge their assumption। अगर हम किसी दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या फिर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे के आइडियाज पता चलते हैं कि कौन कैसा प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है। एक दूसरे के आइडियाज से हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। इट नॉट ओनली हेल्प डिजाइनर टू कम अप विद द ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट, but it also fosters a culture of innovation and users centricity at every level of the business। सपोज करो मुझे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हमें कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो मेरे कंपनी वाले जो होंगे हम अपने रिव्यूज देंगे, दूसरी कंपनी वाले अपने रिव्यूज देंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, किसी और के आइडियाज जनरेट होंगे, उन आइडियाज पे हम काम करेंगे, उनको इवेलुएट करेंगे। तो ये सारा आता है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में। हम उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, पहले बनाकर देखेंगे कि वहां से कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, व्यूज अच्छे हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आता है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में, द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस ऑफर्स अ प्रूवन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आगे के लिए अगर आपको किसी कंपनी से कॉम्पिटिशन करना है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना है, मार्केट वैल्यू को अच्छा बनाना है, तो उसमें डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जरूर आती है। नाउ यहाँ पे आता है डिफ्यूजन ऑफ द इनोवेशन थ्योरी। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, आजकल का ट्रेंड कैसा है, इसमें जनरली आपके पास इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर, लेट अडॉप्टर्स, लेगर्ड्स, ये सब आते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो है वो डेवलप करी थी बाय E.M. रोगर्स इन 1962। तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि 1962 में ये वाली थ्योरी जो है वो डेवलप हुई थी।
सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फर्स्ट इनोवेटर्स, जो कि इनोवेट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं या कोई भी इनोवेशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनोवेटर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आता है, मेनली आपको पूछा जाएगा सीक्वेंस में अरेंज करना, मैच द फॉलोइंग में ऐसे आ सकता है कि इनोवेटर्स कौन होते हैं, अर्ली मेजोरिटी क्या होता है, लेट मेजोरिटी, लेगर्ड्स, ये सब कौन होते हैं। तो इनोवेटर्स हो गए जो कि इनोवेट करते हैं। पीपल हु वांट टू बी द फर्स्ट टू ट्राई द इनोवेशन, जो सबसे फर्स्ट इनोवेशन करते हैं उनको बोलते हैं इनोवेटर्स। दे आर इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग द न्यू आइडियाज को जनरेट करते हैं। यहाँ पे रिस्क के लिए वो रेडी रहते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आई, कोई भी रिस्क आया तो वो उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसमें आता है इनोवेटर्स। दे आर ऑफन फर्स्ट टू डेवलप नए आइडियाज, तो वो नए आइडियाज को डेवलप करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनोवेटर्स। सेकेंडली यहाँ पे आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। वो क्या थे, पहले इनोवेटर्स जो इनोवेट करते हैं, जिनको किसी का डर नहीं होता, वो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, वो होते हैं इनोवेटर्स। अगर मैं यहाँ अर्ली अडॉप्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर ये वो लोग आते हैं जिसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं ओपिनियन लीडर्स को, जैसे लीडर, उसमें लीडरशिप क्वालिटी जो वो होती है। दीज आर पीपल हु रिप्रेजेंट ओपिनियन लीडर्स, ठीक है। दे एंजॉय लीडरशिप रोल एंड एम्बेरस चैलेंज अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कॉलेज में होते हैं, स्कूल में जैसे मॉनिटर्स होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो वो कौन से हो गए, अर्ली अडॉप्टर्स, जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं पूरी क्लास का। तो लीडरशिप रोल्स के लिए वो अपने आप को चूज करते हैं। तो ऐसे कैटेगरी के लोग किस में आते हैं, अर्ली एडॉप्टर्स में आते हैं। दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द नीड टू चेंज एंड वेरी कंफर्टेबल इन अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज। जैसे मान लो मैंने क्लास का कोई मॉनिटर बनाया स्कूल में, तो उसमें कुछ क्वालिटी होगी तभी तो बना है ना, वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी। दूसरा, वो एक टीचर को आइडियाज दे सकता है कि किस तरह से क्या करना है, क्लासरूम को मेंटेन करके रखना है। तो वो किस में आता है, अर्ली एडॉप्टर्स में। दे डू नॉट नीड इंफॉर्मेशन टू कन्विंस देम टू चेंज, तो उनको ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए होती है किसी भी अपने आइडियाज को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आते हैं अर्ली मेजोरिटी वाले। अर्ली मेजोरिटी में क्या आता है, दीज पीपल आर रेयरली लीडर्स। लीडर्स तो नहीं होते हैं, बट रेयर होते हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट दे डू अडॉप्ट न्यू आइडियाज बिफोर द एवरेज पर्सन। लेकिन ये लीडरशिप क्वालिटी तो नहीं बताते, बट हाँ वो क्या कर सकते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं। जैसे क्लास में अगर मॉनिटर के अलावा और बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे कुछ, वो क्या करेंगे, वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें नहीं है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट वो आइडियाज जनरेट हो सकते हैं उनके माइंड में। आइडियाज वो डिफरेंट जनरेट करेंगे कि किस तरह से क्लासरूम को मेंटेन करना है, क्या करना है, वो अपने आइडियाज को एनालाइज करके बता सकता है। तो ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं अर्ली मेजॉरिटी कैटेगरी में। और अर्ली अडॉप्टर्स में जिसमें लीडरशिप क्वालिटी तो होती है और साथ ही साथ आइडियाज भी उसमें जनरेट होते रहते हैं। अर्ली मेजोरिटी में आइडियाज जनरेट हो रहे हैं बट उसमें लीडरशिप क्वालिटी जो है वो नहीं है। दे टिपिकली नीड टू सी एविडेंस दैट द इनोवेशन वर्क बिफोर दे आर विलिंग टू अडॉप्ट इट। ये वो वाले लोग होते हैं जिसमें पहले उनको एविडेंस चाहिए होता है कि हाँ अगर हम ये कोई चीज बना रहे हैं तो उसका प्रूफ क्या है कि वो इनोवेशन काम करेगी या फिर नहीं करेगी। Strategies to appeal to this population include success stories and evidence। यहाँ पर जनरली उनको सक्सेस स्टोरीज चाहिए होती है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, या ऐसे ही इनोवेट करके हम वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह के लोग आते हैं अर्ली मेजोरिटी में। नाउ लेट मेजोरिटी पीपल। लेट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, दीज पीपल आर स्केप्टिकल ऑफ चेंज एंड विल ओनली अडॉप्ट इनोवेशन आफ्टर इट हैज बीन ट्राइड बाय द मेजोरिटी। जो यहाँ पे मेजोरिटी वाले लोग हैं, अगर इन्होंने अर्ली मेजोरिटी में ट्राई कर लिया है कोई प्रोडक्ट इनोवेट करके, तभी ये उस पर भरोसा करते हैं लेट मेजोरिटी वाले लोग। Strategies to appeal to this population include information on how many people have tried the innovation। ये पहले भरोसा करते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों ने वो इनोवेशन को ट्राई किया है, जो कुछ प्रोडक्ट बना है उसको कितने लोगों ने ट्राई किया है। उस ट्राई करने के बाद, उनकी सक्सेस स्टोरीज को जानने के बाद वो उस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ऐसे तरह के लोग आते हैं लेट मेजोरिटी में। नाउ यहाँ पे आते हैं लेगर्ड्स। लेगर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो कि सबसे पीछे रहते हैं। जैसे नालायक बच्चे हैं, नालायक बच्चे सबसे पीछे रहते हैं। तो ये क्या होता है, दे मेक द स्लो प्रोसेस एंड फॉल बिहाइंड द अदर्स। चाहे आप क्लासरूम की बात करो, चाहे कंपनी में बात करो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स बात करो,
या आप कोई जॉब में बात करो एम्प्लॉयज, तो ये होते हैं लेगर्ड्स जो कि एक बाउंड होते हैं बाय ट्रेडिशन और जो वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, स्लो प्रोग्रेस करते हैं, दे एंड मेक द स्लो प्रोसेस एंड फॉल बिहाइंड द अदर्स। तो ऐसे आते हैं लेगर्ड्स में। Strategies to appeal to this population include statistic fear appeals and pressure from the people on other adopter group। जो दूसरे adopter group है वहां से उनको प्रेशर भी आ सकता है कि प्रेशर की वजह से उनकी स्लो प्रोग्रेस भी हो सकती है। द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक्सप्लेन द रेट एट विच न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी स्प्रेड। तो ये सारा किस में आता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी में आता है, जो कि E.R. रोगर ने ये थ्योरी जो है वो दी थी। द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज यूज एक्सटेंसिवली बाय द मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड द रेट एट विच कंज्यूमर्स आर लाइकली टू अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी मेनली किस लिए बनाई गई थी कि मार्केट में जो भी आपने प्रोडक्ट डिजाइन करा है या मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसको कस्टमर कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या उसका रिव्यूज दे रहे हैं, क्या उस रिव्यूज को देख के उनके या फिर उनके उस प्रोडक्ट को देख के उनके मन में क्या आइडियाज नए जनरेट हो रहे हैं, क्या क्या उस पर काम किया जा सकता है। तो इसलिए आई थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। Diffusion of innovation can help spell the difference between a successful product launch and a failed one। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से यहाँ पर चलेगा, अगर कस्टमर को वो चीज पसंद नहीं आई तो वो इनोवेशन आपका फेल हो गया, तो हमें डिफरेंस पता चल सकता है कि हमें किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इट अलाउज द डिजाइनर एंड मार्केटर टू एग्जामिन व्हाई इट इज दैट सम इंफीरियर प्रोडक्ट आर सक्सेसफुल व्हाइल सम सुपीरियर प्रोडक्ट आर नॉट। वही अगेन जब हम इनोवेशन जब कस्टमर के रिव्यूज लेंगे या फिर इकोनॉमी वैल्यूज की चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमने सही बनाया था या फिर कौन सा गलत बनाया था। जो गलत बनाया था उसको हम करेक्ट करेंगे, उसको पहले इवेलुएट करेंगे, आइडियाज नए जनरेट करेंगे, देन प्रोटोटाइप बना के हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये सारा आता है लेगर्ड्स वाले पीपल जो कि यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। फर्स्ट यहाँ पे होती है नॉलेज। जब भी आप नॉलेज, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जब आप आइडियाज जनरेट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। जहाँ पर adopters first exposed to the innovation itself, they do not have enough information to make a decision to purchase on and have not yet been sufficiently inspired to the outcome। यहाँ पर जो एडॉप्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते, पहले वो आइडिया सोचते हैं, ठीक है, लोगों से सीखते हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव बनाते हैं, देन उस नॉलेज को परस्यू करते हैं, ठीक है, उस नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जहाँ पर वो बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे आपका सेल चल रही होती है तो बेनिफिट के लिए वहाँ पे जनरली सेल चला दी जाती है, बाय वन गेट वन फ्री। तो ऐसे क्या करा, नॉलेज को उन्होंने परस्यू किया, उसको क्या करा, उसको परस्यू करके अप्लाई किया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है डिजाइन इनोवेशन थ्योरी में। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिसीजन। फिर हमने क्या करा, ये भी अरेंज द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। पहले नॉलेज हम देखते हैं, फिर परसुएट करते हैं उसको, फिर डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। डिसीजन कैसे बनाएंगे, उसके प्रोज और कॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। उसका बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बना के हम डिसीजन लेते हैं या फिर कस्टमर के रिव्यूज लेते हैं। जब अच्छे रिव्यूज आते हैं, डिसीजन आपका बन जाता है, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसमें जो आपने डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं। नाउ हम कंफर्मेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंफर्मेशन भी जरूरी है, जिसमें हम इवेलुएट करते हैं अपने डिसीजन को और डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सही है या फिर नहीं है। तो ये सारे होते हैं प्रोसेस किसके, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है आपका आएगा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस से, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से, जो कि E.M. रोगर ने दिया था 1962 में, जिसमें इनोवेटर्स आते हैं जो इनोवेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अर्ली एडॉप्टर्स आते हैं जो कि लीडरशिप जिसमें क्वालिटी होती है, नए आइडियाज को जनरेट वहां पर करते हैं। अर्ली मेजोरिटी वाले उनके पास आइडियाज तो जनरेट होते हैं लेकिन वो लीडरशिप उनमें क्वालिटी नहीं होती और वो नए नए आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। लेट मेजोरिटी वाले, लेट का मतलब थोड़ा लेट करते हैं, वो पहले अर्ली मेजोरिटी वाले को देखकर जो है वो सीखते हैं, फिर वो उसको अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं लेगर्ड्स जो कि स्लो प्रोग्रेस करते हैं और लोगों से पीछे रह जाते हैं। तो ये सारा आता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में। अब यहाँ पर जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है,
फर्स्ट यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, नॉलेज देखते हैं, फिर उस नॉलेज को परस्यू करते हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, फिर डिसीजन देखते हैं, उसका प्रोटोटाइप, उसके प्रोज कॉन्स देखते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे चेक करते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वहां से कंफर्मेशन करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सही बना है या फिर कस्टमर तक सही पहुंचे, या कस्टमर के रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। होप आपको ये दोनों थ्योरी समझ में आई होंगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो अरेंज द फॉलोइंग में पूछते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका JRF नेट जरूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।